किसी भी फील्ड में कहीं पर भी फीमेल कभी भी किसी से पीछे नहीं रही है। अगर मैं इस दुनिया की बात करूं तो इसकी जो सारी खूबसूरती है वो फीमेल पर ही टिकी हुई है। जब बीरबल भी अटक जाता था और तेनालीराम भी अटक जाता था तो उनको उस प्रॉब्लम से निकालने वाली उनकी वाइफ्स हुआ करती थी। जीवन की जो आवश्यक शक्तियां हैं, जो आवश्यक मूलभूत आवश्यकताएं हैं, उसके लिए आप माता की उपासना कर रहे हैं, उनको पूज रहे हैं, तो ये ऊपर वाले की तरफ से मैसेज क्लियर है, प्रथम रखना ही पड़ेगा देवी को, फीमेल को। My name is Sonali and today I'm back with another episode of Men's Talk Town. So Men's Talk Town है क्या? So this is a podcast which I started to understand the perspective of men about women. In my first episode, I've already interviewed Mr. Ganesh Darvi, and today I have my another guest in studio who is RJ Amit Wadhwa. So a bit about Mr. Amit is that he is my mentor and he was my guru in 92.7 Big FM while I was working in this radio field in Gwalior. So I've learned a lot from him, and also one thing I would like to say here is कि ये जो पॉडकास्ट मैंने स्टार्ट किया इसका कॉन्सेप्ट 2 साल से दिमाग में था और मैंने अमित सर से काफ़ी इसके बारे में डिस्कस किया था. सो ही इज़ लाइक अ बैकबोन फॉर मी इन दिस पॉडकास्ट बिकॉज एवरीथिंग आई एम डूइंग अंडर हिज गाइडेंस एंड आई एम सो थैंकफुल टू हिम. आई मीन ट्रूली दैट ही हैज़ सपोर्टेड मी थ्रू आउट और बहुत मेरे पीछे पड़े रहे कि नो यू गो अहेड विद दिस कॉन्सेप्ट एंड ऑल दिस थिंग्स. नॉट ओनली दैट, जो कॉन्सेप्चुअलाइजेशन में आपको हेल्प लगती है या बैकबोन इन द सेंस व्हेन आई से टेक्निकल, सो सारी टेक्निकलिटीज़ उन्होंने मुझे सिखाई और वो खुद भी इसे हैंडल कर रहे हैं. सो आई फील रियली लकी दैट आई नो हिम एंड आई हैव वर्कड अंडर हिम एंड ऑल्सो नाउ दैट ही इज़ विथ मी इन दिस पॉडकास्ट. So it's an honor to have him on this show and welcome Amit ji. And he is, I believe, he now stays in Bhopal. So first, let's start with your journey. कि आप कैसे इस फील्ड में आए, and I now know that you have your own studio also. So please tell us about yourself. First of all, मैं थैंक यू बोलूँ या कॉन्ग्रेचुलेट करूँ, मुझे समझ नहीं आ रहा. मैं पहले कॉन्ग्रेचुलेट करता हूँ that finally it happens कि अब ये पॉडकास्ट जो है वो स्ट्रीम कर रहा है और वो जो कॉन्सेप्ट है, जो बहुत ही यूनिक कॉन्सेप्ट है जिस पर डिस्कशन होना चाहिए, और मेन के पर्सपेक्टिव से जो कन्वर्सेशन कर रहे हैं, जो आपका विजन है इसको आगे ले जाने का, इस पॉडकास्ट को, बहुत ही यूनिक है, स्पेशल है. तो मुझे बड़ी खुशी है कि आपने फाइनली ये लॉन्च कर दिया. इसके बाद मैं थैंक यू बोलता हूँ कि मुझे आपने अपने इस पॉडकास्ट का हिस्सा भी बनाया. एंड आई फील वेरी ऑनर्ड एंड लकी शुरू से ही, जब से आपसे इंटरेक्शन हुआ, बिकॉज एक फ्लाइट लेफ्टिनेंट का रेडियो के प्रति इतना रुझान होना, कंटेंट क्रिएशन के प्रति इंक्लाइंड होना, और इतना सिंसियरली आपने वो लर्न किया था ना उस दौरान. नॉट ओनली लर्न, यू सपोर्टेड मी एज वेल इन मैनी वेज, क्योंकि हम मैन पावर कम होता था छोटा स्टेशन होने की वजह से, और जिस तरह से आप वर्क करते थे वो मुझे हमेशा याद रहता है. एंड फिर केवल रेडियो की बात नहीं है, आप तो बहुत ही ज़्यादा मल्टी टैलेंटेड हैं, चाहे वो डांस की फील्ड हो या सॉफ्ट स्किल सिखाना हो, बहुत सारे. यू आर एन ऑथर एज वेल, आप स्टोरीज लिखते हैं. ये भी अच्छी बात है कि वो सारा टैलेंट जो है वो आप केवल घर रखते नहीं हैं, उसको शोकेस भी करते हैं टाइम टू टाइम. ये बहुत ज़रूरी था कि आपके थॉट जो हैं वो लोगों तक पहुँचे, आप इंटरेक्ट करें औरों के साथ में, और इस कॉन्सेप्ट को, और इसके पीछे जो बहुत ही प्योर इंटेंशन है, कि वो इंटेंशन तो खैर पॉडकास्ट के साथ में आपके वर्ड्स में निकल करके आए वो ज़्यादा बेहतर है, मैं उस पर ज़्यादा नहीं बोलूँगा. इस कन्वर्सेशन से भी निकल करके आएगा और आगे आपके जो पॉडकास्ट एपिसोड पब्लिश होंगे, रिलीज होंगे, उससे भी बहुत क्लियर सब तक पहुँचेगा. तो थैंक यू सो मच. बात आती है जर्नी की कि मेरा रेडियो में आना या इस फील्ड में आना कैसे हुआ, तो दैट वाज एक्सीडेंट. मैं तो एक सिंगर रहा हूँ शुरू से, तो आई ऑलवेज वांटेड टू परस्यू माय करियर इन सिंगिंग. और सिंगिंग में जाने के लिए मैंने बहुत टेढ़े मेढ़े रास्ते भी अपनाए, बिकॉज मैं बिजनेस फैमिली से था. फादर को मेरी बड़े सपोर्ट की आवश्यकता थी, लेकिन मेरा मन था कि नहीं, मैं तो आर्ट में जाऊँ, मैं सिंगिंग परस्यू करूँ.
तो मैंने युक्ति से होटल मैनेजमेंट भी किया। मैंने कहा इस बहाने जो है मैं घर से बाहर निकलूंगा और फिर मैं मुंबई जाकर के कोई होटल में जॉब करूंगा एंड देन वहां फिर मैं अपनी सिंगिंग ट्राई करूंगा। तो इस तरह से मैं करना चाहता था। बट रेडियो इज अ वेरी ब्यूटीफुल फील्ड। रेडियो के थ्रू मुझे अपनी कम्युनिटी को सर्व करने का चांस मिला, लोगों को करीब से जानने का मौका मिला। हम जब एक बुक पढ़ते हैं तो किसी इंसान की जिंदगी का एक हिस्सा हमारे सामने आता है, उसका एक्सपीरियंस हमारे सामने आता है। बट व्हेन यू इंटरेक्ट विद समवन तो आपको जीती जागती मिसालें मिलती हैं, बहुत कुछ लर्न करने को मिलता है उनकी सक्सेस से, उनकी फेलियर से। तो एक बहुत अच्छी लर्निंग हो रही थी, कम्युनिटी को सर्व करने का चांस मिल रहा था और उसका इको, उसका जो रिफ्लेक्शन है वो तुरंत मिलता है रेडियो में, देन एंड देयर। आपके लिसनर्स जो है वो स्टूडियो तक पहुंच जाते हैं आपको प्रेस करते हुए, वो वर्ड टू वर्ड आपकी कही हुई बात को रिपीट करते हैं, जो एक्शन उन्होंने लिए आपकी बात को सुन करके वो भी बताते हैं। तो ये एहसास होने लगा कि बड़ी जिम्मेदारी का काम है ये तो, कंटेंट एंड कम्युनिकेशन की फील्ड में काम करना, और इधर से लर्निंग भी हो रही थी। तो फिर मैंने रेडियो जो बहुत फॉर द टाइम बीइंग ज्वाइन किया था उसको मैंने परस्यू किया। मैंने, अब तो मुझे 18 साल हो गए हैं रेडियो एंड ब्रॉडकास्ट में से जुड़े हुए, एंड हर फील्ड में कुछ चेंजेस भी आते हैं। हमने देखा कि 2016 के बाद से जो है वो सोशल मीडिया बूम हो गया, 4G आने के बाद से हमारी लाइफ अलग ही हो गई। तो हाँ, मीडियम भी बदले। वहीं सोशल मीडिया या डिजिटल मार्केटिंग का ही पार्ट कह लीजिए, ऑडियो कंटेंट क्रिएशन जो है ब्रॉडकास्ट से शिफ्ट होकर के पॉडकास्ट पर आ गया, इंटरनेट पर आ गया। वो फ्री टू एयर की बजाय अब ऑन डिमांड सुना जाने लगा, कंज्यूम किया जाने लगा। तो मेरा रुझान फिर पॉडकास्ट की तरफ गया। तो 2020 से मैं डेडिकेटेडली पॉडकास्ट में जुट गया, कुछ पॉडकास्ट क्रिएट किए, मैंने एक कोर्स भी क्राफ्ट किया, फ्रॉम जीरो टू कैसे आप अपना पॉडकास्ट लॉन्च कर सकते हैं। तो इस तरह से कोर्स के बारे में तो मैं भी जानती हूँ कि मैंने वो कोर्स देखा है और पढ़ा है और बहुत अच्छा, इट्स अ वेरी नाइस कोर्स, बहुत अच्छा है वो कोर्स। सो थैंक यू सो मच, बड़ा अच्छा टेस्टिमोनियल हो गया मेरे लिए। राइट। हाँ, और एक्चुअली जिस तरह से मुझे आप पूरे पॉडकास्ट में हेल्प कर रहे हैं, दैट इटसेल्फ आई नो कि आप इसके बारे में बहुत जानते हैं और काफ़ी नॉलेज है आपका। सो डेफिनेटली मैं तो व्यूअर्स को कहूँगी कि किसी को भी पॉडकास्ट बनाना हो या कुछ हेल्प लेनी हो तो अमित जी से कांटेक्ट करें, क्योंकि उनका इसमें नॉलेज बहुत अच्छा है और वो पूरा समझा के आपको हेल्प करते हैं। वो ऐसे नहीं सिर्फ बताएंगे कि ओके ये कर लीजिए, वो कर लीजिए। आई मीन ही डजंट गिव इंस्ट्रक्शंस, ही विल एक्सप्लेन यू एंड देन गिव इंस्ट्रक्शंस और लेट यू नो व्हाट इज हैपनिंग। सो ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि जो नया होता है इंसान उसे समझ नहीं आता है। सो ये तो रही आपके जर्नी की बात। नाउ कमिंग बैक टू आवर टॉपिक, तो मेरा पहला सवाल आपसे आई मीन टेक्निकली ये रहेगा कि हु आर द वुमेन इन योर लाइफ और पर्सनल एंड प्रोफेशनल लाइफ, और उनके बारे में आप कैसे ग्रैटिट्यूड या थैंकफुल है आप और कैसे एक्सप्रेस करें? कितना अच्छा सवाल है ये, और मेरे ख्याल से कोर होना चाहिए आपके ये पॉडकास्ट की थीम का। मुझे लगता है कि बात केवल मेरे तक नहीं है, हर इंसान के लेवल में वो फीमेल या विमेन का एक कंट्रीब्यूशन रहता ही है जिसकी वजह से वो ये बन पाता है। मैं अक्सर जब स्टेज पर चढ़ता हूँ और मुझे अपने बारे में कुछ बोलना होता है तो मैं सबसे पहला क्रेडिट तो मेरी माँ को ही दे देता हूँ, और ये एक ऐसा इंपॉर्टेंट रोल है ना, हर कोई देता होगा मैं समझता हूँ, क्योंकि एक बच्चे को तो कुछ समझ ही नहीं होती है उसकी पहली गुरु भी माँ ही कही गई है दुनिया में भी। तो एक बच्चे को इस योग्य बना देना कि वो लोगों के बीच में उठ बैठ पाए, ऐसे संस्कार देना कि वो समाज में अपने परिवार का प्रतिनिधित्व कर पाए या कुछ अच्छी चीजें कर पाए, ये सारा दायित्व तो एक माँ का रहता ही है। एक माँ जब एक अच्छे संस्कारों से परवरिश करके अपने बच्चे को बना देती है तो वो परिवार का भी भला हो जाता है, समाज का भी भला हो जाता है। आगे आप जहां भी जिस भी फील्ड में आप वर्क करते हैं उस हिसाब से आपके वर्क स्पेस, प्रदेश, देश, दुनिया का भला हो सकता है। एक माँ की परवरिश के ऊपर सब कुछ डिपेंड करता है। तो नो डाउट मैं जो कुछ भी हूं उसमें मेरे पेरेंट्स का बहुत बड़ा योगदान है।
मैं फादर को भी इक्वली इंक्लूड करता हूँ, क्योंकि हमारे देश में तो ये परंपरा ही है कि पेरेंट्स के लिए बच्चे भगवान की तरह होते हैं और बच्चे के लिए पेरेंट्स भगवान की तरह होते हैं। हमारी लाइफ में सबसे पहले हीरो तो वही हैं, और आप उनका इन्फ्लुएंस आपकी लाइफ पर सबसे ज्यादा रहता है। अगर वो भगवान आपका सही एक्ट कर रहा है, सही तरह से आपको गाइड कर रहा है, तो आपकी लाइफ बन जाएगी। तो मैं जो कुछ भी हूं उसमें सारा क्रेडिट जो है नो डाउट पेरेंट्स का है। माँ का अपना रोल है, पिताजी का अपना रोल है। तो माँ, फिर अगर मैं इस दुनिया की बात करूं तो ये दुनिया की का जो वजूद है, इसकी जो सारी खूबसूरती है वो फीमेल पर ही टिकी हुई है। ये आयरनी है कि जिसके अंदर ईश्वर के बाद सृजन करने की शक्ति है, उस शक्ति की शक्ति को न पहचान करके या उसकी वैल्यू को कम आंक करके ये समाज पुरुष प्रधान हो गया है ना। और देयर वाज एन एरा जिसमें बाहुबल की जरूरत पड़ती थी, है ना, फिजिकल पावर की जरूरत पड़ती थी, जिसकी वजह से ये समाज शायद पुरुष प्रधान हो गया। अदरवाइज देखा जाए तो किसी भी फील्ड में कहीं पर भी फीमेल कभी भी किसी से पीछे नहीं रही है। आज शक्ति की भी आवश्यकता होती है तो इंसान जो है वो दुर्गा और काली की उपासना करता है। युद्ध पर जाने से पहले अगर उनकी उपासना ना करे तो युद्ध पर भी नहीं जाता, वॉर पे भी नहीं जाता। माँ की दुआओं से ही हर फील्ड में एक इंसान, एक पुरुष सफल होता है। तो ये है ही। तो मैं आई एम सो सॉरी, मैं थोड़ा प्रीची साउंड कर रहा हूँ, लेकिन ये मेरी पर्सनल फीलिंग्स और एक्सपीरियंस रहे हैं। इसमें मेरे पापा का भी बहुत बड़ा योगदान है। मैं एक बात जरूर कोट करना चाहूंगा, उसको मैं अभी फ्यूचर के लिए होल्ड करता हूँ, लेकिन मैं अभी फीमेल पर ही टिकता हूँ। मैंने अपनी नानी को देखा। हमारे नाना जी की डेथ बहुत पहले हो गई थी, जब मेरी माँ छोटी रही होंगी। तो मेरी नानी अकेली ने मेरे माँ के परिवार में जितने भी मेरे मामा मासी लोग हैं उनकी परवरिश की। एंड शी वॉज द अलोन लेडी। वो महाराष्ट्र के एक गांव में रहते थे, वही एक पंजाबी परिवार था उस गांव में। लेकिन मैंने देखा अपनी ग्रो होते हुए कि मेरी नानी की बड़ी इज्जत थी समाज में। आता जाता हर व्यक्ति उनको माथा टेकता जाता था, और कहीं किसी को कोई प्रॉब्लम है, कुछ समस्या है, तो वो मेरी नानी से सलाह लेकर के जाते थे। नानी ने बिजनेस किया, और पहले तो बड़े बड़े परिवार होते थे ना, तो सब भाई बहनों की उनकी शादी की, है ना, उनको पढ़ाया लिखाया, उनको योग्य बनाया। तो मैं अगर देखूं तो कितना बड़ा इन्फ्लुएंस है मेरी लाइफ में, मैं अगर नानी को ही देख लूं तो, कि एक अकेली लेडी, उसने बिजनेस रन किया उस जमाने में, और शी बिकेम होलसेलर फॉर एंटायर दैट रीजन। रिटेल भी करती थी, होलसेल भी करती थी, और फिर आगे अपने बच्चों को ट्रेन किया। फिर मेरी मम्मी भी वैसी रही, क्योंकि उनको वैसी परवरिश मिली। हर जगह देखो, मैंने मेरी दादी को भी देखा, मेरी बुआ को भी देखा। ये बड़े स्ट्रॉन्ग फिगर रहे हैं मेरी लाइफ में, मेरे आसपास, जिनको मैंने हमेशा एडवर्स सर्कमस्टेंसेस में स्ट्रॉन्ग ही पाया। इनकी विजडम का भी मैं कायल हूं, क्योंकि जब कभी भी घर के मेल्स अटक जाते थे तो यही फीमेल हुआ करती थी जो इनको सही सुझाव, सही एडवाइस दिया करती थी, और जिसकी वजह से ये सर्कमस्टेंसेस को वो पार कर जाते थे। तो पर्सनल लाइफ में तो मेरे बहुत ही रही हैं। हाँ, मैं घर में बड़ा रहा, इसके बाद मेरा छोटा भाई है, बहन मेरी बहुत ही छोटी है, बहुत बाद में आना हुआ उसकी लाइफ में, मेरी लाइफ में। लेकिन उसके आने के बाद भी बड़ा परिवर्तन आया। एक बहन भी जो है ना, वो बहुत केयरिंग होती है, बहुत केयरिंग। मतलब शायद हम अपनी वैल्यूज कहीं कम आंक लेते होंगे, लेकिन वो कभी आपकी वैल्यू को कम ही नहीं होने देती। तो वो बहुत छोटी है, लेकिन उसने मुझे टाइम टू टाइम ये रियलाइज किया है कि मैं बहुत वैल्यूएबल हूं उनके लिए भी, और मेरी एग्जिस्टेंस है। तो ये पर्सनल लाइफ हो। प्रोफेशनल लाइफ की बात करें तो मेरा तो रेडियो में आना ही मेरी एक फीमेल फ्रेंड के सपोर्ट से हुआ था। वो आकाशवाणी में वर्क करती थी, कहीं किसी के थ्रू इंटरेक्शन हुआ, एंड मैंने कोई मास कम्युनिकेशन या जर्नलिज्म का कोर्स नहीं किया था, एंड मुझे ऐसा लगा कि मैं रेडियो में शायद काम कर सकता हूँ। तो मैंने उनसे कहा कि जब कभी भी
प्राइवेट एफएम के ऑडिशंस हों तो आप मुझे ज़रूर बताना। और मैंने ऐसे ही उनसे कैजुअली पूछ लिया कि क्या मैं रेडियो में काम कर पाऊंगा, क्या मेरे अंदर वो काबिलियत है। तो बिकॉज उन्होंने मास कम्युनिकेशन और जर्नलिज्म का कोर्स किया हुआ था और वो कुछ दिनों से मुझसे इंटरेक्शन कर रही थी, एज अ सिंगर उन्होंने मेरा आकाशवाणी में इंटरव्यू भी लिया था, तो उन्होंने सिर्फ एक स्टेटमेंट दिया कि अमित, आपके अंदर वो काबिलियत है जो ऐसा कोर्स करने के बाद भी लोगों में नहीं होती। आई जस्ट होल्डेड दैट स्टेटमेंट। मैंने कहा यार ये बहुत इन्होंने अच्छी बात कही, और मैंने उसको पकड़ के रखा। नहीं नॉलेज होते हुए भी मैं उस फील्ड में कॉन्फिडेंटली कूद गया। तो टाइम टू टाइम ऐसी बहुत सारी फीमेल रही हैं, महिलाएं रही हैं जिन्होंने मुझे सपोर्ट किया है, बाकायदा किया है, पर्सनल प्रोफेशनल। राइट, बिल्कुल सही कहा आपने कि शायद पहले हम फिजिकल स्ट्रेंथ पे ज़्यादा गौर करते थे, लेकिन मुझे लगता है इट्स नॉट ओनली अबाउट फिजिकल स्ट्रेंथ व्हेन इट कम्स टू वुमेन, बिकॉज ये कहीं पर उनकी काबिलियत कई चीज़ों में है। जैसे आप सोच में देख लीजिए या कुछ काम करने की क्षमता, तो ये अलग अलग चीज़ों में भी हम देख सकते हैं कि आज नारी हर फील्ड में है, क्योंकि हर कोई अलग होता है। नॉट एवरीवन इज फिजिकली दैट स्ट्रांग एंड नॉट एवरीवन इज इक्वल। मैं एक छोटा सा एग्जांपल कोट करना चाहूंगा। प्लीज। हम जिस देश में बैठे हैं, इस देश की सर्वोच्च पद पर आसीन महिला जो है वो महिला है, वो राष्ट्रपति जी। और उनकी लाइफ देखी पर्सनल, उनकी पर्सनल लाइफ में इतने स्ट्रगल रहे हैं। उनके जितने मतलब जो भी बच्चे थे, है ना, एक माँ के बच्चों का बैक टू बैक चले जाना, उनके सारे बच्चों की डेथ हो गई। और कितना टूट सकती है एक लेडी, एक बच्चे की डेथ के बाद, 2 बच्चे की डेथ के बाद, 3 बच्चे की डेथ के बाद, लेकिन उनके सारे बच्चे चले गए। उसके बावजूद वो बहुत स्ट्रांग रही। उनके पॉलिटिकल करियर पर कोई दाग नहीं है। उड़ीसा से वो बिलोंग करती हैं, जो हमारे देश की पिछड़ी हुई स्टेट कहलाती है, लेकिन उन्होंने कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं किया अपनी वैल्यूज के साथ में। उस स्टेट के वेलफेयर के लिए बिहार की वो राज्यपाल बनी, वहां पर भी उन्होंने समझौता नहीं किया अपनी वैल्यूज के साथ में, और वो स्ट्रांग खड़ी रही। जो चीज पास नहीं करनी होती थी नहीं करती थी। और उनके लंबे करियर के बाद आज वो लेडी रिप्रेजेंट कर रही हैं एज अ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। कितना स्ट्रांग है वो, मतलब हम शायद देखते नहीं है किसी इंसान के पीछे की कहानी, मगर उनकी अपनी स्टोरी ये बताती है कि एक वुमेन कितनी स्ट्रांग हो सकती है। हम ये कहते हैं कि एक फीमेल जो है वो डिपेंडेंट रहती है लोगों के ऊपर, पुरुषों के ऊपर, बच्चों के ऊपर, पति के ऊपर। उनका एग्जाम्पल देख लीजिए, वो किसी पर डिपेंड, मतलब ठीक है वो सारे इमोशंस उनके अंदर रहे, लेकिन हर बार जब उनके साथ ऐसा एक्सीडेंट हो रहा था कि उनके किसी अपने की डेथ हो रही थी, शी बिकेम स्ट्रॉन्गर, मोर स्ट्रॉन्गर। बिल्कुल, आपने बहुत ही बढ़िया एग्जाम्पल देके ये बात समझाई है। सो मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन, मैं पूछना चाहती हूँ कि आप अपनी फिर से पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ में लेडीज़ को कैसे एनकरेज करते हैं, और जब आप एनकरेज करते हैं तो आप बाकी पुरुषों को ये करने के लिए कैसे, क्या कहेंगे, मतलब सेम चीज़ कि आप हाउ शुड दे आल्सो एनकरेज अदर्स और अदर लेडीज इन देयर सर्कल्स? ये बहुत ही अच्छा सवाल। और यहाँ मैं अपने वो मैंने कहा था ना, एक फादर की एक लर्निंग है जिसको मैं फ्यूचर के लिए रखता हूँ, वो यहाँ पर बताता हूँ। मैं एज तो मुझे याद नहीं है, लेकिन मैं छोटा सा था। टाइम टू टाइम मेरे पापा ने मुझे एजुकेट किया है। मेरे पापा ने कहा था, बेटा फीमेल्स का ना हमेशा रिस्पेक्ट कर। और उन्होंने बकायदा बताया एग्जाम्पल कोट करके कि आज हम जो देखते हैं सिनारियो में कि इनका रिस्पेक्ट कम हो रहा है, ये आज की बात है, लेकिन अगर हमारे देश की बात करें ना तो फीमेल्स को हमेशा रिस्पेक्ट मिला है। मैं सरस्वती शिशु मंदिर में पढ़ा हुआ हूँ, हमारे यहाँ तो कोट मैंने बचपन से ही पढ़ा था, यत्र नारेस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। पापा ने उसको प्रैक्टिकली कैसे बताया कि हमारे यहाँ देखो, किसी भी राजा रानी का फोटो देखो, देवी देवता का फोटो देखो, साथ में रानी जो है वो राजा के सिंहासन पर बैठती थी इक्वली। कोई घूंघट नहीं होता था, कोई पर्दा प्रथा नहीं होती थी। इतना सम्मान था, इतनी इक्वालिटी थी। धीरे धीरे टाइम टू टाइम कुछ चीजें गड़बड़ होती गई, जिसके चलते ये सिनेरियो आया है। लेकिन
हम अपनी रूट्स को याद रखें, ओरिजिनलिटी को याद रखें, इसलिए कभी भी फीमेल का डिसरिस्पेक्ट नहीं करना। अब ये उन्होंने, मैं शायद टीनेज में भी नहीं आया हूँगा, शायद तब उन्होंने मुझे ये बात बता दी। और पापा हीरो की कई बात से तो आप इन्फ्लुएंस होते ही हो ना, तो शुरू से एक ये फीलिंग रही है ना। दूसरी बात, जैसे मैंने आपको बताया कि मैंने पर्सनल लेवल पर भी देखा कि फैमिली में जब कभी भी कोई स्ट्रगल का सिनेरियो आता था तो मेरी बुआ जी की सलाह से, मेरी मम्मी की सलाह से, दादी की, नानी की सलाह से, मेरे चाचा लोगों को, मेरे मामा लोगों को, मेरे पापा को काफी हेल्प और गाइडेंस मिल जाता था। क्या होता है कि आप अगर इतिहास की कहानियां भी देखें ना, बीरबल को बहुत विद्वान बताया गया, तेनालीराम को बहुत विद्वान बताया गया, जिसके पास हर सवाल का जवाब होता था, हर पहेली का हल होता था। लेकिन जब बीरबल भी अटक जाता था और तेनालीराम भी अटक जाता था तो उनको उस प्रॉब्लम से निकालने वाली उनकी वाइफ्स हुआ करती थी। जब कहीं से हल नहीं मिलता था तो उनकी वाइफ्स बताती थी। कितने सिंपल और क्लियर एग्जाम्पल कोट किए गए हैं हमारी हिस्ट्री में। मुझे नहीं मालूम ये प्रैक्टिकल है या नहीं, लेकिन अगर ये फिक्शन भी है तो बहुत अच्छा मैसेज है। एक तो वो प्रैक्टिकल लर्निंग थी, स्टोरीज पढ़ने का शुरू से शौक था, तो ये बात भी समझ में आ रही थी कि फीमेल के पास ना एक सिक्स सेंस होता है, फंक्शनल नॉलेज बहुत ज्यादा होती है। उनको भले ही आप पूछो नहीं पूछो, ऑब्जर्व सब कर रही होती हैं, और जब कहीं से हल नहीं मिलेगा तो उनके पास जरूर मिलेगा। तो ये बात मुझे महसूस हुई। दूसरी बात ये कि जहां से आपको सोल्यूशन मिल रहा हो उनको आप डिसरिस्पेक्ट नहीं कर सकते। इसलिए मैंने ये कोशिश की कि आसपास ये एनवायरनमेंट बना रहे कि अगर क्या होता है ना कि थोड़ा सा जिस तरह से अपब्रिंगिंग होती है, अभी तो जनरेशन बहुत चेंज हो गई ना। हमारे टाइम पे तो थोड़ा सा और पहले जाऊं तो थोड़ा टेक्निकलिटी समझने में फीमेल को प्रॉब्लम होती थी, है ना, मशीन को समझने में थोड़ा सा प्रॉब्लम होती थी। सिर्फ इन चीजों को देख करके आप उनको कम नहीं आंक सकते, बिकॉज फंक्शनल नॉलेज में दे आर ऑलवेज एबव यू। तो इसीलिए कोशिश यही रही है कि मेरे आसपास अगर कहीं ऐसा रहा भी है तो हम अपनी तरफ से उसको सपोर्ट दे सकें। एक चीज मुझे और हमेशा से समझ में मेरे बचपन से ही मुझे मन में सवाल रहता था कि जब इतना फीमेल के रिस्पेक्ट के लिए मूवमेंट होते हैं, आंदोलन चलाए जाते हैं, है ना, हम ऐसे डबल स्टैंडर्ड्स कैसे रख सकते हैं कि एक तरफ तो मंदिर में जाकर के माँ 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 नाक रगड़ रहे हैं, माथा रगड़ रहे हैं, जय माता दी कर रहे हैं, है ना, व्रत उपवास कर रहे हैं, कन्या पूजन कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ बात बात में हम माँ और बहन की गाली क्यों देते हैं। तो ये बात मेरे समझ से हमेशा परे थी। तो कोशिश यही रही है कि जिस जुबान पर माता सरस्वती विराजमान होने की बात कही जाती है उस जुबान पर कभी भी एब्यूसिव फॉर्म में ये शब्दों का इस्तेमाल। हम मदर्स डे मनाते हैं, प्योर मतलब माँ की, हम मदर्स डे सेलिब्रेट करते हैं, तमाम पोएम लिखते हैं, दुनिया भर के जज्बात जाहिर करते हैं सोशल मीडिया पर, जाने क्या क्या करते हैं, लेकिन उसी जुबान पर फिर आप माँ शब्द के कैसे कर सकते हैं। एक और फिर बहन भी को भी तो आगे जाके माँ बनना है ना, वो तो और भी प्योर है, कन्या है, कन्याओं के तो पैर छूते हैं हमारे यहाँ, ठीक है। तो वो डबल स्टैंडर्ड्स न रहे, इस बात की पूरी कोशिश की गई है। क्योंकि रेडियो में था, पावर थी कम्युनिकेशन की, तो मैंने कम्युनिकेट भी यही किया है कि अगर आप इस तरह का सेलिब्रेट कर रहे हैं, ये फेस्टिवल सेलिब्रेट कर रहे हैं, तो मेक अ प्लेज कि हम इन शब्दों का इस्तेमाल नहीं करेंगे। एक पर भी अगर प्रभाव पड़ा तो आप कम से कम वाणी के द्वारा, जुबान के द्वारा, शब्दों के द्वारा आप पॉल्यूट तो नहीं करोगे अपने आसपास के लोग। बिल्कुल, बहुत ही तो बढ़िया बात कही। इस तरह के छोटे छोटे एफर्ट से ये कोशिश की है कि औरों को भी ये मैसेज पहुंचे कि आगे रखो, पहले रखो, पीछे रह लो। फिर मैं आपको अपने स्पिरिचुअल लर्निंग के बारे में भी बताऊंगा कि इस थॉट प्रोसेस के चलते जब मैं एक स्पिरिचुअल ऑर्गेनाइजेशन से जुड़ा तो वहां मैंने कितनी बड़ी लर्निंग ली इस चीज को लेकर के। बिल्कुल, आप चाहें तो मैं अभी रिवील कर सकता हूँ। बताइए, नो प्रॉब्लम, प्लीज टेल। मैं जिस स्पिरिचुअल ऑर्गेनाइजेशन से जुड़ा वहां जाकर के मुझे समझ में आया कि वुमेन एम्पावरमेंट क्या चीज है, क्योंकि वो ऑर्गेनाइजेशन वर्ल्ड की पहली ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें हर मेडिटेशन सेंटर की जो इंचार्ज होती है वो एक दीदी या एक बहन ही होती है। एंड
क्योंकि बात स्पिरिचुअलिटी की है तो पहली बात तो वहां जेंडर डिस्क्रिमिनेशन है नहीं, लेकिन चूंकि ऊपर वाले को भी मालूम है कि फीमेल के अंदर ना एजुकेशन इम्पार्ट करने की जो एबिलिटी है वो बहुत ज्यादा है, राइट, पुरुष से तो थोड़ी सी ज्यादा है ना। तो इसीलिए हमने देखा ज्ञान की देवी कौन है? सरस्वती। सरस्वती माँ, बिल्कुल, है ना, क्योंकि सरस्वती फीमेल है ना, बड़ी जाहिर सी बात है, देवी है। उनके अंदर मां बन करके सॉफ्टनेस के थ्रू, प्यार से, स्नेह से कोई भी चीज सिखाने की काबिलियत होती है। तो उन्होंने क्या किया, वो स्पिरिचुअल ऑर्गेनाइजेशन, सारा ये जो नॉलेज, स्पिरिचुअल नॉलेज इम्पार्ट करने का जो जिम्मा है वो फीमेल को ही दिया। जी, तो वहां पर क्या होता है कि मतलब फीमेल को ही आगे रखा जाता है, और जितने भी ब्रदर्स हैं, भाई लोग हैं, जी, वो उनको सहयोग करते हैं, सपोर्ट करते बिल्कुल, हैं। कभी भी ये नहीं होता कि, और उनकी बात को काटते नहीं है। मतलब ये टीचिंग है वहां की, ओके, ये कोर ओके, टीचिंग है कि आपको माताओं को, बहनों को आगे रखना है, क्योंकि आप इनका सम्मान करोगे ना तो दुनिया में एक एग्जाम्पल जाएगा। तो प्रैक्टिकल में जो यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, वो हो पाएगा, वो हो पाएगा। किसी नारी को अपनी पूजा नहीं करवानी, उसको नहीं चाहिए कि आप आरती थाल लेकर के उसको अगरबत्ती लगाओ, पूजा करो, नहीं। वो जो रिस्पेक्ट डिजर्व करती है सिर्फ उतना ही देना है हम। तो यहाँ से, और ये जो थॉट प्रोसेस चल रही थी, जो खुद ने ऑब्जर्व किया, जो पापा ने सिखाया, फिर आगे जब मैं स्पिरिचुअलिटी से जुड़ा तो और उसमें क्लैरिटी मिली कि नहीं, हम ठीक राह पर हैं, हमारी थॉट प्रोसेस ठीक है। नहीं, बिल्कुल अलग-अलग लेवल्स और अलग-अलग चीज़ों से जो आपने सीखा है, अलग-अलग बैकग्राउंड में कह सकती हूँ, या ऑर्गेनाइजेशंस, या आपके घर का भी वातावरण वैसा रहा। क्योंकि मैं खुद भी आपसे काम करते टाइम ये तो मैं बिल्कुल मतलब कह ही सकती हूँ कि जितना मैं आपसे जुड़ी हूँ और जिस तरह से आप इंटरैक्ट करते हैं बहुत पेशेंटली, और मैं भी मतलब कभी-कभी आपको बहुत परेशान करती हूँ कि ये नहीं समझ आ रहा है, वो नहीं समझ आ रहा है। So you handle it very patiently, and that also shows that how much you respect or how much you care for women, क्योंकि परेशान तो आप भी रहते हैं और काम तो आप भी बहुत व्यस्त रहते हैं। सो मूविंग टुवर्ड्स आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि कुछ कौन सी ऐसी क्वालिटीज़ हैं जो आप एडमायर करते हैं विमेन के बारे में, और क्या आप मैसेज देना चाहेंगे पुरुषों को कि सोसाइटी में किस तरह से इसे हम इम्प्रूव कर सकते हैं? देखिए, अगर क्वालिटीज की बात की जाए तो मुझे लगता है कि भगवान से ज्यादा नॉलेजफुल तो, बुद्धिमान तो कोई है नहीं, है ना। तो जब उन्होंने रचना की और इतना आजकल हर तरफ सनातन की बात हो, तो सनातन में तो सबसे श्रेष्ठ एग्जाम्पल है कि यदि आपको ज्ञान चाहिए, बुद्धि चाहिए, कला चाहिए, साहित्य में कुछ अच्छा करना है, तो आप देवी माँ सरस्वती के आगे सर झुकाते हैं, उनकी उपासना आराधना करते हैं। आपको धन चाहिए, दौलत चाहिए, शोहरत, महान पैसा लक्ष्मी, चाहिए, तो आप माता लक्ष्मी को पूजते हैं, ठीक है। आपको बल चाहिए, हिम्मत चाहिए, साहस चाहिए, है ना, अपने जीवन रूपी रण में, युद्ध में जीतने के लिए, तो आप माता दुर्गा की, माता काली की उपासना करते हैं। तो जब तीनों ही शक्तियां देवी में रखी गई हैं प्रथम, है ना, जीवन की जो आवश्यक शक्तियां हैं, जो आवश्यक मूलभूत आवश्यकताएं हैं, उसके लिए आप माता की उपासना कर रहे हैं, उनको पूज रहे हैं, तो ये ऊपर वाले की तरफ से मैसेज क्लियर है बिल्कुल कि पहले आपको किसको रखना पड़ेगा, प्रथम रखना ही पड़ेगा देवी को, फीमेल को। तो बात केवल उन 3 देवियों की या उन मंदिर में बैठी मूर्तियों की थोड़ी है, उनमें तो प्राण प्रतिष्ठा की गई है मंत्रों के द्वारा आवाहन करके, और ऊपर वाले ने हमारी भावना का लाज रखते हुए वहां पर, चलिए, एक औरा बना दिया, उसके अंदर, मूर्ति के अंदर प्राण प्रतिष्ठा हुई, और उसके बाद जब आप हर रोज वहां पर भावना लेकर के जाते हैं तो वो हो गया। लेकिन घर में बैठी देवी का क्या? आज आप देखिए कि सिंफुल एक्शंस की एक्सट्रीम हो चुकी है ना, हर तरह के पाप हम अपने आसपास होते हुए देखते हैं, राइट। तो अगर मैं इस युग को कलयुग मानूं और कलयुग का पीक मानूं, तो कलयुग का पीक होते हुए भी जब हम स्टेज पर चढ़ते हैं तो हम क्या बोलते हैं? देवियों और सच। तो फीमेल के लिए आज भी हम देवी का ही संबोधन दे रहे हैं, और देवी मतलब जिसके अंदर देने का गुण है,
जो हर मोमेंट पर आप सेक्रीफाइस के लिए किसको हम सबसे पहले रखते हैं? फीमेल्स को, माँ को, बहन को, पत्नी को, क्योंकि उनके अंदर देने का गुण है ना, उनके अंदर सहन शक्ति बहुत ज्यादा है, तो वो दे सकती है। और सहन शक्ति कब आती है? जहां प्रेम होता है, क्योंकि वो आपसे प्रेम रखती है, स्नेह रखती है। आपके प्रेम में, स्नेह में, चाहे वो इंटीमेट आपका हस्बैंड वाइफ का रिलेशन हो, बहन भाई का रिलेशन हो, आपकी माँ हो, वो सेल्फलेस लव करती है और उस लव के कारण वो सहन कर जाती है, बेयर कर जाती है, उसके अंदर टॉलरेंस पावर आ जाती है। तो वो आज भी दे रही है, अपना हक छोड़ करके दे रही है। कहते हैं ना कि बच्चा, माँ जो है वो खुद गीले में सो जाएगी लेकिन बच्चे को सूखे में ही सुलाएगी। भूख लगने पर बच्चा जो है वो माँ को मारता है, लाते मारता है। तो लात खाकर के भी जिसमें अपने बच्चे का पेट भरने की शक्ति है वो तो माँ ही होती है। बिल्कुल। तो अगर हम ये रियलाइज नहीं करेंगे इन छोटी छोटी बातों को और अपनी लाइफ से वैल्यू सेट को हटा करके, स्पिरिचुअलिटी को हटा करके आप एक फीमेल को केवल एक उपभोग की वस्तु मानेंगे तो आपसे बड़ा फिर पापी कोई नहीं। कि जिसकी कोख से जन्म लिया उसकी कोख का तक रिस्पेक्ट नहीं है, आपके अंदर ग्रेटफुलनेस ही नहीं है, शुक्रगुजारिता ही नहीं है। और फिर एक माँ के प्रति क्यों? माँ तो माँ होती है ना, बहन तो बहन होती है। हम थोड़ा साल पहले चलें, क्या कल्चर था हमारे शहरों में, हमारे गांव में, कि वो दोस्त की बहन सबकी बहन होती थी। वो अगर कन्या दूसरे घर में, दूसरे गांव में अगर उसका विवाह हुआ है तो वो जमाई, जो अगर वो जो लड़का था वो पूरे गांव का ही जमाई हुआ करता था, उसको ऐसा ट्रीटमेंट मिलता। तो ये वैल्यूज थी ना एक दूसरे के प्रति। हमने क्यों अपनी वैल्यूज डिप्लीट कर दी? क्यों हम डिग्रेडेशन की तरफ चले गए? हमने अपना पतन खुद किया अपने वैल्यू सेट को छोड़ करके, सिर्फ थोड़े टाइम के फायदे के लिए। क्या होता है ना, इसके पीछे वाइसेस अटैक करते हैं। वाइसेस लस्ट भी हो सकती है, वाइसेस ग्रीड भी हो सकती है, वाइसेस अटैचमेंट भी हो सकता है। लस्ट के चलते आप सबसे ज्यादा करप्ट हो गए, आपने सारी वैल्यूज छोड़ दी। अब आपके लिए फीमेल जो है वो केवल एक इस्तेमाल की चीज हो जाती है। अब इससे बड़ा सिंफुल एक्ट तो हो नहीं सकता कि आप अपना वैल्यू सेट ही भूल गए हो, संस्कार ही भूल गए। सिमिलरली अटैचमेंट। तो अगर हम अपने वैल्यू सेट को और अपने रूट की तरफ वापस चले जाएंगे ना तो इतना कोई मुश्किल नहीं है। हम वही हैं, आज भी हमारे अंदर वो वैल्यूज हैं, बस हमें उन संस्कारों को इमर्ज करना है। आप जब किसी दूसरे को गलत निगाह से देख रहे हैं तो जाहिर सी बात है कोई दूसरा भी आपके घर की स्त्री को, महिला को बुरी निगाह से देख सकता है। आप उस पर उंगली नहीं उठा सकते, तूने ऐसा कैसे किया। तुम कर सकते हो तो वो भी कर सकता है। पहले मैं बदलूंगा, पहले मैं सुधरूंगा, तब तो मैं दूसरों को सुधारने की पहल कर सकता हूं। आप कह सकते हैं कि मेरे अकेले से सुधरने से क्या हो सकता है, क्या होगा? तो ऐसा नहीं है। एक व्यक्ति विश्व की इकाई है। अगर एक इकाई में एक डिजिट में परिवर्तन आता है तो पूरी डिजिट्स बदल सकती है। 999 में एक जोड़ दो 1000 होता है, 999 कहाँ गए? सारे 9 गायब हो जाते हैं। तो अगर एक व्यक्ति बदलता है तो उसका इम्पैक्ट पूरे विश्व पर पड़ता है। और यहीं से हमने देखी बात शुरू की थी कि एक माँ अगर एक बच्चे को श्रेष्ठ संस्कार दे देती है तो वो बच्चा परिवार के लिए भी लाभदायक हो जाता है, समाज के लिए भी, और देश और विश्व के। बिल्कुल, बहुत बहुत अच्छी बात कही आपने। एंड ऑल्सो चैरिटी बिगिंस एट होम। हम पहले खुद से ही शुरू करें तो बेहतर रहेगा। दूसरों को पॉइंट आउट करना, ब्लेम करना तो बहुत आसान है, लेकिन खुद में हम क्या परिवर्तन लाते हैं वो ज़रूरी है। अब एक आखिरी सवाल मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि ऐसी कौन सी 3 चीज़ें हैं जो आप स्पेशली पुरुषों को कहना चाहेंगे जिससे हम सोसाइटी बेहतर बना सकते हैं महिलाओं के लिए? तो मतलब जो भी हमारा रूटीन है, प्रोफेशनली कहे, पर्सनली कहे, कोई भी लेवल पर, कोई भी 3 चीज़ें जो आप चाहेंगे या आप खुद भी वो इम्प्लीमेंट करते हो या करना चाहते हो, जिससे हम एक बेहतर एटमॉस्फेयर लेडीज को दे सकते हैं। मुझे नहीं मालूम मैं 3 बता पाऊंगा कि नहीं बता पाऊंगा, या बताना शुरू करूं तो हो सकता है 3 से ज्यादा निकल आए। जैसे कि आपको हालांकि हमने अपने पूरे डिस्कशन में बातें यही की हैं। पहली बात तो यही है कि अगर हम वाकई में अपने आसपास परिवार अच्छा देखना चाहते हैं, अपनी सोसाइटी अच्छी देखना चाहते हैं, हम चाहते हैं कि हमारे आसपास बेटर एनवायरनमेंट हो, तो खुद को
थोड़ा सा पीछे कर लें, मेल ईगो जो है ना उसको थोड़ा सा भूल जाएं और दरकिनार कर लें, क्योंकि आपका अस्तित्व नहीं है अगर आपके जीवन में वो फीमेल ही ना होती तो आप नहीं होते। आज साइंटिफिकली ये प्रूवन है कि एक लेडी को, एक फीमेल को बच्चा पैदा करने के लिए मेल की जरूरत नहीं है, वो अकेला कर सकती है। तो उसके पास तो ये ताकत है कि वो सृजन भी कर सकती है, दुनिया को आगे भी बढ़ा सकती है। सबसे पहले तो इस मेल ईगो को दरकिनार करके ऊपर वाले के बनाए हुए सिस्टम को फॉलो कर लें। सिंपल, अगर उन्होंने माता सरस्वती, लक्ष्मी और दुर्गा को प्रथम रखा है तो आप भी अपने घर की देवियों को प्रथम रख लें, कोई बुराई नहीं। हो सकता है कि उनके पास वो एक्सपर्टीज नहीं हो जो आपके पास है, लेकिन फिर भी जहां आप अटकेंगे वही निकालेंगे, दिस इज फॉर श्योर, क्योंकि उनके पास एक प्योरिटी की पावर है, ये सृजन करने की शक्ति है जो आपके पास नहीं है एज अ मेल। वो ब्लेस्ड है, मतलब अगर किसी सोल ने फीमेल बॉडी में प्रवेश करके बर्थ लिया है तो आपको मानना पड़ेगा कि वो बेहतर है आपसे। अगर आप इसको सहजता से स्वीकार कर लेंगे तो आपका जीवन इजी हो जाए। तभी यत्र नरेस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवताः, आपको भी सज्जन से देवता का दर्जा मिल सकता है कि आप देव तुल्य हैं। हमारे बड़े हुआ करते थे, आज हम 2-3 पीढ़ी पहले चले जाएं, अपने बड़ों को देखें तो हमारे दादाजी, बाबा, नाना लोगों के लिए कहते थे, अरे क्या वो तो देवतुल्य इंसान थे। तो देवतुल्य थे मतलब उनके अंदर वो डिवाइन वैल्यूज थी, वो देने का गुण था। तो जैसा आपने कहा चैरिटी बिगिंस एट होम, मुझे लगता है कि हर पुरुष को सबसे पहले डबल स्टैंडर्ड्स छोड़ करके, अगर आप जय माता दी करते हैं, मंदिर में किसी भी देवी माँ के आगे अगर आपने नाक माथा रगड़ा है, जय माता दी कहा है, तो सबसे पहले घर की हर फीमेल का सम्मान करना शुरू करें, घर और ऑफिस। ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। दूसरी बात, यस, मैं एक बात बताना चाहूंगा, बहुत अच्छी बात है, सबसे इंपॉर्टेंट है, हमारी जो नजरें हैं ना वो बड़ी सिंफुल हो गई हैं, वो क्रिमिनल हो गई हैं, वो सिविल नहीं रही हैं। वो लस्ट का जो एक वाइस है, जो विकार है, उसने पूरी दुनिया पर अटैक किया हुआ है। कम से कम आप इससे बचें। आपकी प्रेजेंस में, आपकी निगाहों से किसी भी फीमेल को अनकंफर्टेबल नहीं हो, फील हो। आप एक ये कोशिश कर लीजिए, आप उसको सेफ फील करा दीजिए। वैसे वो उनके पास सिक्स सेंस होता है, उनको मालूम होता है कि आपने किस निगाह से उनको देखा, उनको मालूम है। और अगर वो आपकी वजह से अनकंफर्टेबल हो रही है ना, तो आप दुनिया में कहीं ना कहीं किसी बहन के साथ अन्याय कर रहे हो। एक, अपनी आइज को सिविल कर लीजिए, और तीसरा, अपनी जुबान को शुद्ध करिए। अगर आप मानते हैं कि कन्या पवित्र होती है, जिसकी पूजा होती है, जिसके पैर छुए जाते हैं, अगर आप मानते हैं कि माँ एक पवित्र शब्द है, तो फिर इस पवित्र शब्द का अपवित्र तरीके से इस्तेमाल अगर छोड़ सके, तो मुझे लगता है कि इन 3 चीजों को फॉलो करने से ही बहुत आप चेंज देखेंगे। आप एग्जाम्पल सेट करेंगे आपके आने वाले बच्चे के लिए। हाँ, क्योंकि वो लोग फॉलो करते हैं। बिल्कुल सही कहा आपने। और मुझे लगता है जो आपने बात कही कि आइज़ को सिविल कर लीजिए और ज़ुबान को साफ कर लीजिए, ये बहुत छोटी चीज़ लगती है बट बहुत बड़ी है, क्योंकि एक एनवायरनमेंट में यही सब चेंज लाता है। सो ये बहुत अच्छी बात आपने यहाँ पर रखी है। सो आई थिंक हम यहाँ क्लोज करते हैं। कुछ और कहना चाहते हैं? एनीथिंग यू वांट टू ऐड? हाँ, यस, मुझे क्योंकि आजकल क्या हो गया है ना कि हम इन्फ्लुएंस हो जाते हैं उनसे जो हमें एंटरटेन कर रहे हैं। मैंने 1-2 कुछ ऐसे ही टीवी चैनल पर प्रोग्राम देखे। आजकल कहते हैं गाली देना, गाली के लिए बड़े व्हाट्सएप मैसेज भी चलते हैं कि गाली देकर के निकल जाती है भड़ास। लेकिन किसी समझदार ने कहा है कि अगर आप अपनी बातचीत में अपशब्दों का प्रयोग करते हैं, तो इसका मतलब यह है कि आपके अंदर इतनी समझ भी नहीं है कि आप सही शब्दों के इस्तेमाल से कम्युनिकेट कर सकें। और जिन एंटरटेनर से हम इन्फ्लुएंस हैं, वो भी टीवी चैनल पर, नेशनल टीवी चैनल पर बैठ करके गालियों को एंजॉय करते हैं। ठीक है, वो दे नहीं रहे उस वक्त, लेकिन वो इस तरह का माहौल क्रिएट करें कि गाली देना बड़ा कॉमन है, नॉर्मल है और अच्छा लगता है, लाइट फील करते हैं।
नहीं, गाली देकर के आप फॉर द टाइम बिंग लाइट फील कर सकते हैं, लेकिन आपने अपने वर्ड्स के वाइब्रेशन से यूनिवर्स में जो पॉल्यूशन भेजा है वो आप तक लौट कर जरूर आएगा। आई थिंक कानों यहाँ में पर जहर एक बात मैं ऐड करना तो अगर आप जहर नहीं पाना चाहते हैं नहीं नहीं, जो आप कह रहे हैं मुझे लगता है, जो प्लीज आपने एक बात बोली उसी को मैं ऐड करना चाह रही हूँ कि यहाँ पर डिसिप्लिन बहुत ज़रूरी है। क्योंकि जो आपने कहा ना कि ये सब चलता है और ये ट्रेंड है या अच्छा लगता है, बोल दिया, कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन बात करने का डिसिप्लिन या वो शब्द ना यूज़ करने का जो डिसिप्लिन है, वो लाना बहुत ज़रूरी है। तो ये चीज़ सबको इनकलकेट करना और चाहिए। आप जहर देंगे यूनिवर्स में वर्ड्स, क्योंकि वर्ड्स भी तो बिल्कुल, वाइब्रेशंस ही है ना। वो जो वाइब्रेशंस आपने अपने वर्ड के थ्रू यूनिवर्स में छोड़े वो लौट करके आप तक आएंगे। वो तो एक विशेष साइकिल पर चल जाएगा। राइट। तो उस विशेष साइकिल से निकलने के लिए आपको अपने ऊपर संयम, डिसिप्लिन, ये सारी चीजें अपनानी पड़ेगी। बिल्कुल। That's it. सो थैंक यू सो मच सर, और आपने बहुत अच्छे पॉइंट्स रखे आज। और मुझे लगता है कि इन छोटी-छोटी चीज़ों से ही सोसाइटी में चेंजेस आ सकते हैं, कि जहाँ पर सोच बदलेगी तो एनवायरनमेंट भी चेंज होगा। तो आशा है, उम्मीद है कि सब लोग इस पॉइंट्स को फॉलो करेंगे और इसे आगे लेके जाएंगे। सो यहीं पे आज हम हमारा पॉडकास्ट ख़त्म करते हैं। सो फॉर व्यूअर्स, डू सब्सक्राइब द लिंक मेंस टॉक टाउन, and I'll be back soon with another episode. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you so much.